लूसेंट ऑब्जेक्टिव में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम राज्यसभा पढ़ेंगे और राज्यसभा में इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें 1 से लेकर 40 तक के सवालों को मैंने कवर कर दिया है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है, मुझे बेहद खुशी हो रही है। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। आज हम पार्ट 3 में 40 से आगे के सवाल को कवर करेंगे। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए और माइंड में सवालों को सेट करने का प्रयास कीजिए। तो आइए बिना वक्त गवाए आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम देखते हैं कि लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं, सही है, लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। और कोई सुझाव हो तो सुझाव भी जरूर दीजिए, आप लोग सुझाव के लिए सादर आमंत्रित हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए हम अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। और सवाल नंबर 41 कहता है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आपको पता है कि राज्यसभा के सभापति कौन बनते हैं? उपराष्ट्रपति बनते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन बनते हैं? उपराष्ट्रपति बनते हैं। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इसीलिए स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो जाएगा कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला सवाल कहता है 42, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा उच्च सदन है और अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकता। तो प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य जो है इसके क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। और 1/3 सदस्य ही क्या होते हैं? इसके अंदर नए वाले प्रवेश करते हैं। तो पहला वाला इसका सही आंसर है। 43 क्या कहता है? 43 कहता है, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वो राज्यसभा ही करते हैं। अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात कही गई है। आप याद रख लेंगे, अनुच्छेद 312 जो है वो राज्यसभा क्या कहते हैं? राज्यसभा के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात कही गई है। तो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है, इसके अंतर्गत राज्यसभा ही इसका सृजन कर सकते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का, अनुच्छेद 312। और यूपीएससी का कितना है? 315। यूपीएससी कितने में है? 315 में है। 44 कहता है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के कहता है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार दिए गए हैं? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन करना है वो केवल और केवल कौन करेंगे? राज्यसभा करेंगे, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। तो आपको याद ये रखना है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो गठन होगा वो किस अनुच्छेद में होगा? 312 में। और ये अधिकार जो है केवल राज्यसभा को दिया गया है। 45 कहता है, राज्यसभा को कौन से ऐसे अनन्य अधिकार दिए गए हैं? राज्यसभा को कौन से ऐसे अनन्य अधिकार दिए गए हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? तो पहला तो हो गया आपको क्या? अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार और राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय महत्व की घोषणा करना। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ये भी राज्यसभा के अंतर्गत आते हैं। और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है ये भी राज्यसभा के अंतर्गत आते हैं। यानी ये दोनों काम जो है, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है, इनका अधिकार जो है किसको दिया गया है? राज्यसभा को दिया गया है। अगला कहता है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से कौन महत्व है? तो राज्यसभा का प्रस्ताव जो है वो क्या है? महत्व है, क्योंकि नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वो राज्यसभा के प्रस्ताव से ही हो पाएगा। अब आ गया, देखिए, संविधान का अनुच्छेद 312 जो है वो राज्यसभा को कौन सा अधिकार देता है? तो मैंने बता दिया, एक या एक से अधिक क्या? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन।
अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वो राज्यसभा करेंगे अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। 48 कहता है केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि क्या। केंद्रीय संसद जो है वो राष्ट्र के हित में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। कब? जब राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगा तब। केंद्रीय संसद तो केंद्र के विषय पर कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं। कब? जब राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर दे तब। 49 कहता है राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। तो धन विधेयक पर जो अपनी सहमति है वो 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों तक अगर वो सहमति नहीं देगा तो अपने आप उसकी सहमति मान ली जाएगी। 50 कहता है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो है राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा उस पर कितनी सीमा तक अपना काम संपादन नहीं करता है। तो 14 दिनों तक। लोकसभा किसी धन विधेयक को पास कर देता है तो राज्यसभा द्वारा भी पास मान लिया जाएगा यदि वो 14 दिनों के अंदर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो। अब 51 देखिए, 51 क्या कहता है। 51 कहता है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए। तो 14 दिनों के अंदर। राज्यसभा अगर 14 दिनों के अंदर धन विधेयक को नहीं लौटाएगा तो उसको वैसे ही क्या हो जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है। तो आपको पता है राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 53 कहता है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता है, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा एक अस्थाई सदन होने के कारण इसके कितने सदस्य, तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसीलिए इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उतने ही नया आते रहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्यसभा के सदस्य को जो नामित करेंगे, जिसमें 12 को नामित करता है, वो कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। 56 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 80। दरअसल जो है देखिए, ये आप ध्यान रख लीजिएगा अच्छे से। एक तो होता है संसद, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। संसद की बात जो है किसमें कहा गया है, संसद की बात कही गई है 79 में, सरला आपने पढ़ा होगा। राज्यसभा की बात कही गई है 80 में और लोकसभा की बात कही गई है 81 में। तो राज्यसभा की जो बात है ना वो अनुच्छेद 80 में कहा गया है, आप याद कर लीजिएगा। सरला। संसद हो जाएगा 79, हो जाएगा राज्यसभा 80 और लोकसभा हो जाएगा कितना, 81। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान से 12 लोगों को चुनता है, यह अनुच्छेद 80 में कही गई है। अगला है निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो राज्यसभा की कोई भी भूमिका नहीं होती किस में, अध्यक्ष के निर्वाचन में। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसके निर्वाचन में राज्यसभा की जो है कोई भूमिका नहीं होती है। बाकी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में इस समय होता है। तो ध्यान रखना है कि किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, तो अध्यक्ष के निर्वाचन में। राज्यसभा क्या है, भंग नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं।
राज्यसभा एक क्या है, अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकती है, ठीक है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, 14 दिन। 14 दिनों के अंदर अपनी वो प्रतिक्रिया नहीं देगा तो उसको क्या होगा, पारित मान लिया जाएगा। तो इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, और कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।